हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआई प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज हम बात करेंगे आपसे वेक्टर की। जो मैंने लास्ट क्लास में आपने बात की थी, आपको पता होगा मैंने वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने लास्ट में बात की लास्ट क्लास में, और उसमें प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया है। नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट को आप कंपोनेंट फॉर्म में समझ लिया, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के कंपोनेंट फॉर्म में समझ लिया, और नॉर्मल आप डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी समझाया आपको। और मैंने आपको कहीं ना कहीं हिंट भी किया था कि क्यों इस वे में हम लोग दिखाते हैं डॉट प्रोडक्ट को। अगर आपको याद होगा क्योंकि मैंने एक क्लास में आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंट किया था कि क्यों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को जिस वे में डिफाइन करते हैं वो उस वे में क्यों करते हैं, और क्यों हम लोग डॉट प्रोडक्ट को जिस वे में डिफाइन करते हैं उस वे में क्यों करते हैं। ये भी मैंने आपको एक हिंट किया था, ठीक है ना। आपको पता होगा कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है चेंज इट्स कंपोनेंट्स अंडर रोटेशन। उस चीज में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट की थी, जो आपको याद होगा, और इतना ही आपको जानना सफिशिएंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया इन चीज से रिलेटेड, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी कभी कुछ पूछा गया तो आप आंसर कर पाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपसे बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप ऑपरेशन कर रहे हो, जाहिर सी बात है, वेक्टर पे ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन किया आपने, सब्सट्रैक्शन किया आपने, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है वेक्टर के ऊपर, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर है, और इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बिकॉज इनर एंगल हम लोग निकालते हैं। तो और इसका एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी है मैट्रिसेस में इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी है, और कहीं ना कहीं आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे वहां पे भी डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिसेस में मैं लेके आऊंगा, आपको डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा, वहां पे भी ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर इन चीजों की बात करनी है, बेसिस वेक्टर की बात करनी है, मैट्रिसेस हम लोग बात करेंगे, तो वो चीजें वहां आएंगी जहां फिजिक्स की पोर्शन जितनी है मैं उतना डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको जो बताया था, आज मैं आपसे बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट में कि आज उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है डॉट प्रोडक्ट की वो करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस करेंगे, कोसाइन लॉ को पढ़ेंगे, कोसाइन लॉ का क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। लामिस के बदले हम लोग फोर्स ट्रायंगल बना के फोर्स ट्रायंगल में कोसाइन लॉ यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स में एंट्री करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को जैसे कि टॉर्क पढ़ना है, कपल पढ़ना है, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो कपल यूनिफॉर्म होती है कि क्या, पूरे बॉडी पे कपल यूनिफॉर्म होती है क्या, और टॉर्क मोमेंट क्या है ना, मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या है, तो ये चीजें पढ़नी है। क्या टॉर्क का सेंस रोटेशन का सेंस देता है क्या, हाँ देता है। क्या टॉर्क ओरिजिन पे डिपेंडेंट होती है, होती है, लेकिन कब टॉर्क ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, जब नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम जीरो हो जाए तो टॉर्क इंडिपेंडेंट हो जाती है ओरिजिन पे, अदरवाइज टॉर्क डिपेंड करती है ओरिजिन पे। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, किसी और में गए तो इस ओरिजिन पे जो टॉर्क है, इस ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क है, और उस सिस्टम में उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के अबाउट जो टॉर्क होगा दोनों डिफरेंट होगा, दोनों अलग होंगे। लेकिन कब ऐसा होगा जो टॉर्क ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं रहे और ओरिजिन इंडिपेंडेंट हो जाए, तब होगा जब उस सिस्टम पे आप नेट फोर्स जीरो कर ले। तो ये चीज आपको सीखने को मिलेगी, ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप जाके ट्रस्ट में हम लोग आगे बात कर पाए। तो आज चलिए मैं आपको बताता हूं और पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि हाँ आपको क्या इसके अंदर में जानना जरूरी है और क्या आपके रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि इस फॉर्म में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और इस फॉर्म में, और कंपोनेंट फॉर्म में मैंने बताया ए एक्स आई ए वाई जे, याद होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा इन चीज पे क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं ये सारी चीजों के बारे में। ए बी कॉस थीटा मैं आपको इन चीजों के बारे में बता चुका हूं। आज मैं क्या बताने वाला हूं ये देखिए। देखिए डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड एंगल बिटवीन देम, ये क्या है एक्चुअली, ये मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा मैं बात कर लूं, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो ये एक इनर एंगल है इनके बीच का, ये एंगल 360 माइनस थीटा, बट ये वाली एंगल इनर एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, इसी एंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 360 माइनस थीटा भी ले रहे हैं यहाँ पे, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगी, बट क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां साइन आती है।
तो ये है, और ये ऐसा है कि स्पेस में ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे ओरिएंटेड है स्पेस में, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल ये थीटा, ठीक है। तो ये कैसे भी ओरिएंटेशन हो सकता है स्पेस में, कैसे भी ओरिएंट हो सकते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। ये एक फॉर्म मैंने दिखाया है ओरिएंटेशन का, बट कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पेस में ये। तो वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये पता है आपको कम्यूटेटिव है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि इक्वल हो जाना, कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है। और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ए यानी आपने डॉट प्रोडक्ट किया बी प्लस सी वेक्टर से, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव किया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो ये भी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट की जो कहानी है इसमें आपको कोसाइन लॉ यहीं पे समझ ले तो अच्छी बात है, यहीं पे डॉट प्रोडक्ट आप कोसाइन लॉ को समझ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को कोसाइन लॉ के फॉर्म में। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या है, ठीक है। कोसाइन लॉ के फॉर्म में समझना डॉट प्रोडक्ट को, ये ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, एक स्केलर है, ये एक नंबर आएगा क्योंकि नाम ही है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, रिजल्ट जो है स्केलर है, समझ रहे हो ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है। देखिए आपके पास अगर वेक्टर कोई है, मैं आपको कोसाइन लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एग्जांपल के फॉर्म में, कि मेरे पास एक सी वेक्टर है जो कि ए माइनस बी के बराबर है, सी वेक्टर है जो कि ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये a माइनस बी है, और ये क्या होगा, a होगा, ठीक है। b प्लस a माइनस बी इज a, समझ में आ रहा है, b प्लस a माइनस बी, और मैंने a माइनस बी को c वेक्टर बोल दिया, बस यही किया। बाकी b वेक्टर प्लस a माइनस बी वेक्टर इज a वेक्टर, समझ में आ रही है। और ये a माइनस बी को मैंने मान लिया c वेक्टर। अब क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है c वेक्टर के साथ, c वेक्टर से ही, विथ इटसेल्फ c वेक्टर के। तो सी वेक्टर के इटसेल्फ आपने डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट में सी वेक्टर क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। ये कोसाइन लॉ मैं आपको समझा रहा हूं, आएगी लॉ बन के आएगी सॉरी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये समझ में आया, सी वेक्टर ए माइनस बी, तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ही हो गया। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जैसे आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट नॉर्मली हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे भी दिखाते हैं या मॉड के फॉर्म में दिखाते हैं, वर्टिकल बार हम लोग दिखाते हैं वर्टिकल बार से। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर then this minus AB, then this minus BA, then minus minus plus B स्क्वायर, समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन। नॉर्मली देखिए a, ये a स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a मैंने किया तो a स्क्वायर, ठीक है। कैसे, a डॉट a, a डॉट a, a और a के बीच का थीटा क्या होगा, जीरो, खुद का एंगल क्या होगा, जीरो, तो cos 0 1, और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, उसीलिए a डॉट a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। b डॉट b क्या हो जाएगा, b डॉट b, तो b का मैग्नीट्यूड b, यहाँ पे b है ही, अब b से b का एंगल 0 डिग्री, खुद से खुद का एंगल 0, cos 0 1, तो b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो b डॉट b b स्क्वायर, मैंने ये पहले ही लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट। a डॉट b क्या होगा, देखो a b cos थीटा, और b डॉट a क्या होगा, देखो a डॉट b b डॉट a के बराबर, देखो इसलिए मैंने सारा लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कोसाइन लॉ मुझे यूज करना है। a डॉट b b डॉट a के बराबर है, a डॉट b b डॉट a के बराबर है, a डॉट b a b cos थीटा, और a डॉट b b डॉट a के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, a b cos थीटा माइनस b a cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, बिकॉज a b b a के बराबर है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ए डॉट बी ए बी cos थीटा, b डॉट a बी ए cos थीटा, और ए बी बी ए के बराबर है, तुम लिख सकते हो कि माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। एक बार यहां से ए बी आया, एक बार यहां से आया, और cos थीटा आपको देख ही रहे हो, ये फॉर्मूला इसी को 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया 2ab cos थीटा, और ये c स्क्वायर,
ये समझ में आया? सी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और इसको आप वेक्टर फॉर्म से हटा भी सकते हैं क्योंकि आपने लिख लिया, आपने डायरेक्ट कंपोनेंट जो है प्रोडक्ट लिख चुके हो, तो यहाँ पे हटा लो, ये वेक्टर फॉर्म हटा लो क्योंकि आपने लिख लिया है, मल्टीप्लीकेशन तो कर लिया ना डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर आ गया। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये है आपका कोसाइन लॉ, लॉ ऑफ कोसाइन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन। आपने ऐसे लॉ ऑफ कोसाइन आप पढ़ते हो। ये लॉ ऑफ कोसाइन का यूज कहाँ होगा? लॉ ऑफ कोसाइन का यूज बहुत जगह होते हैं। आप एंगल निकालने के लिए यूज कर सकते हो। तो फोर्स ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। फोर्स ट्रायंगल में जानते हो 3 साइड ट्रायंगल का, वो तीनों साइड एक एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और लामिस थ्योरम में भी हम लोग 3 ही फोर्स को यूज करते हैं। तो कभी कभी लामिस थ्योरम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में एंगल वगैरह होगी, उस एंगल को हम लोग कोसाइन लॉ से यूज करके निकाल सकते हैं। या फोर्स ट्रायंगल के किसी भी साइड में एक साइड एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप किसी भी साइड को भी निकाल सकते हो, बिकॉज ए बी सी 3 दिख रहे हैं और 3 साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ए फोर्स हो सकता है, बी भी फोर्स हो सकता है, सी भी फोर्स हो सकता है, ठीक है। और ये तीनों 3 साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे साइड भी निकल सकता है, एंगल भी निकल सकता है। तो ऐसे कर सकते हो जैसे कि लामिस थ्योरम में आप लोग करते हो, ठीक है। लामिस का अपना एक बेनिफिट है, लेकिन कभी कभी लामिस से नहीं हो पाता है, तो फोर्स ट्रायंगल बनाना सीखना चाहिए, और उसके अंदर आप कोसाइन लॉ से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने बता दिया कि इसमें एग्जाम में बड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये होगा कोसाइन लॉ, लॉ ऑफ कोसाइन लिख लेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन। वैसे लामिस थ्योरम तो साइन रूल ऑफ ट्रायंगल है। लामिस थ्योरम जो है ना, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, एक्चुअली वो साइन रूल ही है ट्रायंगल का। लिख लो ये लॉ ऑफ कोसाइन। आगे हम लामिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आपने समझ लिया कि ये इसके अंदर है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो, उसके पहले मैंने बताया ना, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ ले, कि कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको समझ लेते हैं। कोशिश है जल्दी से ही समझ ले। देखो डॉट प्रोडक्ट का आप लोग एक फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कि बहुत फेमस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस डॉट प्रोडक्ट का, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि क्या है वो क्वांटिटी कौन है। देखो ये हिल है, ये हिल है, ठीक है। और यहां पे एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल, ये एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल यहां मूव कर रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर बात करो, देखो ये फ्रिक्शन लेस है, ये स्मूथ सरफेस है। सरफेस कैसी है? ये स्मूथ, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन का कोई रोल आएगा नहीं, ठीक है। तो एक फोर्स लग रही है, अगर आप ध्यान दो तो एक फोर्स लग रहा है परमानेंट इस पे, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। बॉल यहां से मूव करते जाएगी, कहीं पे भी देखोगे आप वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ खींच रही है अपने ओर, ठीक है, धरती माँ खींच रही है अपनी ओर, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये तो लगेगा ही लगेगा ये बॉल। और जितनी हाइट में ये आई है, ये जो हाइट है, ये हिल है, मैंने हिल दिखाया, हिल, ठीक है ना, हिल, हिल माउंटेन बोल लो, हिल बोल लो, ठीक है। ये जो हाइट है, ये एक्चुअली, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं थोड़ा सा अलग वे से बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस बॉल पे लग रही है, बॉल नीचे आ रही है, फ्रिक्शन लेस मैंने मान लिया, स्मूथ मान लिया। अगर फ्रिक्शन लेस है तो ये किससे रिलेटेड होगा? जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी, वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो mgh के बराबर होगा, बिकॉज h हाइट है नीचे, तो mgh आपको पता है यही पोटेंशियल एनर्जी है जो लॉस होगी, तो किसी चीज में गेन होगा। क्या गेन होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी, इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी नीचे, तो लॉस किसकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की। गेन किसकी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की। तो क्या हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। कितना इंक्रीज कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीज जो होगी काइनेटिक एनर्जी में, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी mgh, ठीक है, ये mgh, क्योंकि h हाइट नीचे है, वो h हाइट पे है।
तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ फ्रिक्शन लेस है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी गिरती जा रही है लेकिन काइनेटिक बढ़ रही है, तो इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी कितना, यहाँ आते आते mgh इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, ये आप समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुई, जितना हुआ उतना गेन हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो लॉस इज इक्वल टू गेन, कहीं लॉस होगा तो उतना गेन हो जाएगा कहीं, तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो गई। तो ये है आपको नॉर्मली। इसमें क्या है कि बॉल वुड हैव गेन सेम एनर्जी, आप देखोगे बॉल जो है वो उतनी सेम एनर्जी गेन करेगी। कैसे, जैसे आपने हिल से नीचे ऐसे लाया या डायरेक्ट बॉल को यहां से यहां ला दिया, दोनों ही सिचुएशन में बॉल जो एनर्जी गेन करेगी, बॉल जो एनर्जी गेन करेगी वो सेम गेन करेगी, चाहे वो आप स्ट्रेट फॉल करा दो नीचा सीधा या फिर हिल के थ्रू ऐसे ले आओ बॉल को, सेम दोनों ही सिचुएशन में सेम एनर्जी गेन करेगी बॉल, जो बॉल है हमारी। तो सो इट सीम्स हाउ इट फेल टू दिस पॉइंट, इट सीम्स हाउ इट फेल टू दिस पॉइंट, कैसे इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे कैसे आ रही है, ऐसे डायरेक्ट आ गई इस या ऐसे आ गई, तो यहां से यहां आने में ऐसे आई इस हाइट पे या डायरेक्ट नीचे आ गई। तो ऐसा लगता है कि हाउ इट फेल टू दिस पॉइंट, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैसे आई, ये मैटर नहीं करती इस बात पे कि कैसे आई, सब मैटर यही करता है कि कितना फॉल किया, कितना आया, मतलब कितना हाइट नीचे आया। ये मैटर नहीं करता है कि ऐसे आया कि डायरेक्ट नीचे आ गया, ये मैटर नहीं करता है, कितना आया एच हाइट नीचे आया, यही मैटर करता है। हाउ मच इट फेल, एच हाइट नीचे आया, ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि ऐसे कि ऐसे, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि बॉल एनर्जी जो गेन करेगी वो mgh ही होगा, ठीक है, और वो होगा ऐसे आए या ऐसे आए, सेम होगा। मैटर ये करता है कि एच हाइट कितना है, कितना फॉल किया नीचे, वो मैटर करता है, ठीक है। एक चीज समझ में आई। उसके बाद देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट से ये कोई पॉइंट बी है और ए पॉइंट से ये बॉल यहां से चली, ठीक है, ये बॉल चली, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉल की, ठीक है। ए पॉइंट से चली, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से चली, ये बी पॉइंट है और ये जो लेंथ है ये एल है, ठीक है, ये जो लेंथ है वो एच है। अब आप समझ रहे होगे कि जो इस पे देखे फ्रिक्शन लेस ही है, तो इस पे जो एक जो है जो फोर्स लग रही है वो सीधा एक देखोगे तो ये सीधा एक आपको ग्रेविटी जो है वो नीचे आपको लगती मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी आप पता है नीचे ही लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा नीचे है, ये आप तो मान चुके हो, वहां पे देख लिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे है। उसी सिचुएशन को हम लोग अलग से देख रहे हैं, वही सिचुएशन है अलग से देख रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो नीचे है, बट डायरेक्शन इन विच द बॉल इज मूविंग, ये डायरेक्शन है, एक्चुअली तो बॉल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन बॉल फेल कर रहा है ए टू बी आ रहा है, एक तो ऐसे या सीधे ऐसे आ सकता है क्योंकि हाइट सेम है ना, ये वाली ये लाइन की, तो ए टू बी ऐसे आया या ऐसे आया, दोनों ही उसमें देखोगे आप, तो बॉल फेल ए टू बी फॉल करे ऐसे, तो इट गेन mgh, ये mgh गेन करेगा, या इट फेल लाइक दिस, अगर ऐसे गेन करेगा तो भी ये mgh ही गेन करेगा। तो बॉल फॉल ए टू बी, इट गेन mgh, बॉल फॉल इन दिस वे, इट स्टिल गेन mgh, अभी भी mgh ही गेन कर रहा है, ठीक है। तो वही वाली बात है, ऐसे आए या ऐसे आए मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कितना आए, तो वही मैटर कर रहा है। यहां से यहां आए mgh, यहां से यहां आए तो भी mgh, तो यानी कि यहां से आए तो हाइट कितना है, h ही आए ना, इसीलिए mgh। तो ये बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ए टू बी या ए टू ए से, है ना, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, ये ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, एक नंबर है वो कांस्टेंट है। तो बात ये है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो तो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, कहीं पे भी देख लो बॉल आ रही है, जैसे मैंने यहां दिखाया है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो डाउनवर्ड भी है। समहाउ यू नीड टू गेट ए नंबर, समहाउ आपको एक नंबर चाहिए, क्योंकि वो देख रहा हो ऐसे भी आ रही है तो भी सेम ही आ रही है, ऐसे भी आ रहा है तो भी mgh सेम ही है, एनर्जी उतना ही गेन हो रही है। तो समहाउ यू गेट ए नंबर, यू नीड टू गेट ए नंबर दैट इज कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट हो, क्योंकि बात डिपेंड नहीं कर रहा है ऐसे या ऐसे हो, सेम एनर्जी
गेन कर रही है mgh, ठीक है। तो ये mgh एक नंबर है जो कि चेंज नहीं कर रहा है। तो mgh आप नंबर यूनिट टू गेट mgh, ठीक है ना, mgh आपको यहां से हमें चाहिए, एक नंबर है ये एक तरीके से, क्योंकि बदल नहीं रहा है ना, ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, बदल नहीं रहा है, कितना गाय कितना नीचे है उस बात पे डिपेंडेंस है। तो ऐसा है कि रिगार्डलेस ऑफ विच वे द बॉल इज फॉलिंग, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से बॉल फॉल कर रही है, ऐसे या ऐसे, ये मैटर नहीं करता है। हाउ मच बॉल फॉल, हाउ मच बॉल विल फॉल, ए टू बी या ऐसे आए मतलब नहीं है, कितना नीचे आए, एच हाइट नीचे आए, यही मेन पॉइंट है, कितना नीचे आए। तो how much ball is falling, whether the ball is falling straight, whether the ball is falling straight है, or the ball is falling round sideways, whether the ball is falling straight or the ball is falling sideways जो कि एक्चुअली बॉल आ रही है, ठीक है ना, sideways, if you look at that angle theta, अगर तुम देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो h क्या होगा, L cos थीटा, ठीक है ना, L cos थीटा, L cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन हो रही है इज नॉट इक्वल टू द फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन हो रही है एक्चुअली देखोगे तो वो बराबर नहीं है कि फोर्स तो नीचे लग रही है टाइम्स डायरेक्शन, ये वाली जिसके अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉल जो कि L है, वो नहीं है। तो इन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन हुई है वो नहीं है इक्वल टू द फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन, जो डिस्टेंस है डायरेक्शन के अलोंग और इनटू फोर्स, वो नहीं है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन हुई है वो फोर्स टाइम्स डायरेक्शन अलोंग द डिस्टेंस नहीं है, वो नहीं है। तो क्या है, वो है इट हैज टू डू विद द फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन, फोर्स तो है ग्रेविटी, फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन, ये टाइम्स कॉस थीटा, फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन अलोंग द डिस्टेंस, ये नहीं है जिस डिस्टेंस में आ रही है, जिस डायरेक्शन में बॉल, वो नहीं है, फोर्स टाइम्स द डायरेक्शन तो ये है टाइम्स कॉस थीटा, समझ में आ रही है, ये है। तो मैंने क्या बताया, आप समझ चुके हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू गेन इज नॉट इक्वल टू द फोर्स टाइम्स डायरेक्शन, फोर्स टाइम्स direction means distance along which the ball is traveling, not equal to this, the amount of energy gained, rather it is equal to the force times direction time cos theta, force time direction times cos theta, ये है। तो टाइम्स cos theta है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हो रही है, और वो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी mgh है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh, ये है। ये इतनी आपको पता, मैंने बार बार बताया, ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन हुई है वो फोर्स टाइम्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको पता है, इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, डायरेक्शन डिस्टेंस अलोंग विच द बॉल इज ट्रेवलिंग, सिर्फ वो नहीं है, फोर्स टाइम डायरेक्शन टाइम कॉस थीटा है, ठीक है। तो mgh, ठीक है। अब mgh को आपको लिखना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं mg, ठीक है, h क्या है, L cos थीटा। तो मैंने वही बोलने के चाहा है ना, आप देखो फोर्स क्या है, ग्रेविटी फोर्स mg, तो फोर्स टाइम्स डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब L, देखो L, मैंने क्या बोला था, फोर्स टाइम्स डायरेक्शन टाइम कॉस थीटा, तो देखो ना, फोर्स टाइम्स डायरेक्शन टाइम्स कॉस थीटा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन हुई है mgh, समझ में आ गया। तो ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको वेक्टर नोटेशन में लिखने की कोशिश की जाती है, आओ डॉट प्रोडक्ट में कैसे इसको लिखते हैं, यही तुम्हें बताना चाहता था। ये है कि आप समझ पा रहे होगे, वर्क डन है, वर्क डन आने वाली है, ठीक है ना। तो mgl cos थीटा, ठीक है, इसको वेक्टर नोटेशन में अगर लिखना है तो वेक्टर नोटेशन में इस आइडिया को आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, देखो mg वेक्टर एक्सेलरेशन, आप जानते हो वेक्टर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे आ जाएगा L, mgl, ये एक इसमें डायरेक्शन भी आ चुकी है L, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरीके से। mgl वेक्टर नोटेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम वेक्टर नोटेशन में, mg ये एक वेक्टर हो गया, ये हो गया L, मतलब ये डायरेक्शन, जो इसको डायरेक्शन मिल चुकी है, ये डायरेक्शन है ना एक तरीके से, तो ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है ना, वही मैं बता रहा हूं। तो ये तो हो गया, लेकिन कॉस थीटा को अगर लेना है तो आपको पता है ना, ये करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगा लिए तो क्या हो जाएगा, mg मैग्नीट्यूड L टाइम्स cos थीटा, तो यही तो आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट टेक केयर ऑफ cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है जो इसकी cos थीटा की टेक केयर करता है, तो mg डॉट L लिख सकते हो, ये है डॉट प्रोडक्ट mg डॉट L, विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द डिस्टेंस along which the ball is traveling
सॉरी, उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट mgl cos थीटा, जो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी फोर्स इनटू l मैग्नीट्यूड n टू cos थीटा, यही तो आता है ना mg डॉट l निकालोगे तो। सॉरी, थोड़ा पानी पी लूं मैं। What is dot product of two vector? The vector force due to gravity and the displacement vector. This is the distance, आपको पता है, and the angle between them is mgl cos theta, जो आप ऐसे लिख सकते हो mg dot l डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आप जानते हो। ये मैंने आपको बताया, दिस इज द वर्क डन। और आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो, आपको पता होगा ये सारी चीजों के बारे में। तो ये मुझे आपको बतानी थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ये है वर्क डन, ठीक है, mg डॉट l। आप नॉर्मली पढ़ लेते हो ना f डॉट डी आर, आपको पता होगा। तो मैंने इसको समझाया कि क्या है, ये एक नंबर है जो डिपेंड नहीं कर रहा है ऐसे या नीचे डायरेक्ट आ जाओ, डिपेंड नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी जो है, मैंने बताया कि दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स टाइम डायरेक्शन टाइम कॉस थीटा है। हाउ मच यू फॉल, कितना आप नीचे आए, इस बात पर डिपेंडेंस है। कैसे आए वो बात डिपेंड नहीं कर रहा है कि सीधा आए कि साइडवे ऐसे आए, बॉल कैसे आया इस बात पर डिपेंडेंस नहीं है। चलो ये तो समझ में आया। अब डॉट प्रोडक्ट का एक और आपको ऐसे ही बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट का एक और है पावर। आप जानते हो फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर मिलती है, आपको पता है। तो फोर्स ऑन ए पार्टिकल विच इज हैविंग वेलोसिटी v, जो ट्रेवल कर रही है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर मिलती है। तो ये भी एक पावर डॉट प्रोडक्ट का ही एग्जांपल है, ये याद रखोगे, ठीक है। ये नॉर्मली आपको इतना ध्यान होता है। बाकी आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट में चले, तो क्रॉस प्रोडक्ट में चलोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप देखोगे, उससे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट आपको और कुछ बता दूं। डॉट प्रोडक्ट में आपको देखना है ए क्रॉस बी, आपने देखा है पहले, तो ए क्रॉस बी तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपने देख लिया, वर्क डन मेन एग्जांपल है, ठीक है। और हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे अलग से, उसमें हम लोग को देखना है मूवमेंट रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस वगैरह सीखना है आप लोग। तो वर्चुअल वर्क वगैरह भी देखना है, वर्चुअल वर्क उसकी भी यूज है, पढ़ना है उसको। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वर्चुअल वर्क से बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बाकी से तो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत। वर्चुअल वर्क के अलावा जो मेथड है उससे डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअली। तो वर्चुअल वर्क कभी कभी काम करता है अच्छे तरीके से। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में देखना है ए क्रॉस बी, मैंने बताया था आपको ए क्रॉस बी, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब रिजल्ट वेक्टर आने वाला है। ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, एन टू साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, वेक्टर है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी। जो ए एंड बी है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा, तो ए बी साइन थीटा, समझ में आ गया। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन तो होगा ना, तो वेक्टर को ये ए बी जो है इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के इंडिविजुअली दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, इस प्लेन में तो ए बी है ही, तो परपेंडिकुलर दो ही तो हो सकते हैं ना, ऐसे बाहर की ओर या अंदर की ओर, दो ही परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। तो एन कैप जो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और ए बी इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऐसे या ऐसे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। देखो ए क्रॉस बी लिखना है मान लो, इसीलिए कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है, आपको पता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। चलो ए क्रॉस बी देखो, ए क्रॉस बी, ए की ओर करे ये एक की ओर करे फिंगर, और फिंगर को कर्ल कर दे बी की ओर स्मॉलर एंगल से, थीटा, स्मॉलर एंगल ये है ना, ये तो लार्जर एंगल है, ये इस एंगल से लेना है यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना है, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा, और साइन थीटा नहीं होता, याद होगा आपको कुछ, इसीलिए कॉस में तो ठीक है काम चल जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। ये देखो ये ए, और कर्ल करो बी की ओर फिंगर को, तो थंब किधर जा रही है, आपकी ओर, तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। चलो बी क्रॉस ए देखो, ये बी की ओर करो फिंगर, और कर्ल करो ए की ओर फिंगर को, देखो ये बी है, और ए किधर, नीचे की ओर, और स्मॉलर एंगल से जाना है बी, ये थीटा, ठीक है। ए तो ये हो जाएगा अंदर की ओर, अंगूठा जा रहा है, अंगूठा अंदर की ओर है, देखो तो बी क्रॉस ए किया, तो एन कैप जो है इस बार परपेंडिकुलर तो है, अंदर की ओर इनवर्ड,
तो देखो दोनों की डायरेक्शन अलग है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, ठीक है। इसीलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग है, इसीलिए माइनस। आपको पता है क्यों होता है ये माइनस, समझ में आया? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, बजाय कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर हो जाए। जैसे ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता, इसीलिए कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, माइनस टाइप माइनस टाइम्स इक्वल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऐसे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि टॉर्क क्यों डिफाइन करते हो आर क्रॉस एफ। देखो आर क्रॉस एफ डिफाइन कर रहे हो तो लोग बोलते हैं क्यों नहीं एफ क्रॉस आर डिफाइन करते हो। तो भैया आर क्रॉस एफ ये है तो एफ क्रॉस आर ये होगा, तो आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर इक्वल है क्या? आर क्रॉस एफ एफ क्रॉस आर इक्वल है क्या? नहीं, माइनस साइन लगा हुआ है, इसीलिए आर क्रॉस एफ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, बिकॉज एफ क्रॉस आर आर क्रॉस एफ के इक्वल नहीं है, इसलिए लिख नहीं सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से आपको समझ में आती है, टॉर्क एक एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, आपको पता है, टॉर्क मोमेंट ऑफ ए फोर्स एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ए क्रॉस बी है, जो रिजल्ट है वेक्टर है, तभी तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर है मान लो, तो सी वेक्टर जो रिजल्ट है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। मैंने बताया एन कैप डायरेक्शन बताता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी जो रिजल्ट आ रही है वेक्टर क्वांटिटी एक आएगी, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए तो बोल रहे हो, उसकी जो रिजल्ट है वो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी। तो देखो इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ए क्रॉस बी के साथ। देखो ये मिटा दूं, ये आपको समझ में आ गया है। और टॉर्क वाली कहानी आपको समझ में आ गई है, क्यों आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं कर सकते हो क्योंकि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो आर क्रॉस एफ एफ क्रॉस आर के बराबर नहीं होगा, माइनस साइन लगा हुआ है, बराबर नहीं, इसीलिए आर क्रॉस एफ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, एफ क्रॉस आर नहीं, बराबर नहीं है ना, कैसे डिफाइन कर दोगे, दोनों का मीनिंग अलग है। देखो ए डॉट, ये मैं डिफाइन करना चाहता हूं, ए डॉट ए क्रॉस बी, जो भी किया ना वो ए डॉट ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आपने लिया है ए क्रॉस बी के साथ, तो ए डॉट ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, ऐसे कर लो, फिर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी टाइम कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट है, ये अंतर है। यहाँ पे आप करते थे ए डॉट बी, यहाँ ए डॉट ए क्रॉस बी है, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और टाइम कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं भी लिखते तभी तो चल जाता है, ऐसे भी लिख लोगे कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आपने ऐसे डिफाइन किया। अब बताओ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये डॉट प्रोडक्ट आपने किया, ये आया, ठीक है। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या होगा, किसी को बता सकते हो कि थीटा यहाँ पे कितना एंगल है थीटा, ठीक है। ये है कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा है कुछ, अगर आप समझ रहे हो तो कुछ ऐसा है, ये थीटा एंगल, और ये अब की बार ए और ए क्रॉस बी की बात है, ए क्रॉस बी है ना, कुछ ऐसा है। और मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और खुद बी के भी परपेंडिकुलर है, याद है, क्योंकि एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो खुद ए का परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपने ए से मल्टीप्लाई किया वहां पे, तो ए के परपेंडिकुलर है मतलब cos 90 डिग्री है, cos 90 क्या होता है, जीरो, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी मतलब जीरो। अगर बी डॉट किए तो चलो बी डॉट कर लो, आप समझ चुके हो कि ए क्रॉस बी एन कैप की बात कर रहे हो, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक क्रॉस बी कर रहे हो, और ये एन कैप डिफाइन करता है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन बोथ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है बोथ ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी ए के साथ किया, एंगल कितना होगा ए क्रॉस बी और ए का, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है, तो अभी थीटा बी के साथ करोगे उसमें भी 90 डिग्री होगी, तो देखो बी के साथ कर रहा हूं ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और कॉस, बताओ ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर तो है ही, बी के भी परपेंडिकुलर है, ये सब यहां से मैंने बताया क्योंकि एन कैप गिव यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
बोथ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आ रही है एक्चुअली वेक्टर है, और वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी जो है ना वो क्वांटिटी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी है, तो ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है, अगर बी भी होता है यहाँ पे तो बी के भी परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये cos 90 मतलब cos 90 जीरो, मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, ठीक है, तो ये जीरो। ए डॉट ए क्रॉस बी इज जीरो, बी डॉट बी क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी इज जीरो। अब इसको अगर मैं आपको क्वेश्चन से एक बार एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक मैं करके दे देता हूं ये वाली, दूसरा आप खुद कर लेंगे, जीरो आएगा, पक्की बात है। अब हम लोग सीधा स्टैटिस्टिक्स में एंट्री करेंगे जल्दी से, और वहां पे कॉन्सेप्ट मेन है, ठीक है। आपको मैंने अच्छे से समझाया, बेसिक, ये जरूरी था, कुछ नहीं, 2-4 लेक्चर मैंने ज्यादा लिया है ताकि आपको समझ में आए, और वैसे ही आपको इनर्शियल फ्रेम वगैरह आपको समझना है। बहुत ही दिक्कत है लोगों को इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में, कहाँ लगाऊं स्यूडो, कहाँ क्या करूं, कब कोरिलेस लगाऊं, कब सेंट्रीफ्यूगल लगाऊं, पता ही नहीं है लोगों को, कब सेंट्रीफ्यूगल लगाना है, कब कोरिलेस फोर्स लगाना है, कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, ये चीजें लोगों को क्लियर नहीं है। तो ये आपको समझना है कि कब लगाना है इन चीजों को। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम है? नहीं, अर्थ एक नॉन इनर्शियल है। तो फिर क्यों हम लोग अर्थ को इनर्शियल मान लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि नॉन इनर्शियलिटी कम है, इसका मतलब क्या है, अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी कम है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। साइक्लोन्स का कंडीशन क्या है, जब अर्थ पे हवाएं मूव करती हैं तो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कोरिलेस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट होती हैं ना। बहुत सारी है इसका एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उस चीज में बात करेंगे आपको, ठीक है ना। कोरिलेस इफेक्ट का नाम से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो वहाँ कोरिलेस इफेक्ट या कोरिलेस फोर्स हम लोग पढ़ाते हैं। अर्थ में जो ग्लोबल विंड्स मूव करती है ना ग्लोब पे पूरा, वो डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन आपको समझना है, तभी जाके आप न्यूटन का लॉ को अच्छे से लगा पाओगे, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी समझना है, उसके बिना तो मैकेनिक्स हो नहीं सकती है। और ये लेक्चर कोई भी देख सकता है, ये बेसिक फिजिक्स चल रही है, चाहे आईटी के लोग हो, चाहे एमएससी हो, बीएससी हो, या फिर गेट के लोग हो, मैकेनिकल सिविल एक्सीपीआई देख सकते हैं, ये बेसिक फिजिक्स है, बेसिक। तो देखिए, मैं एक वेक्टर ले रहा हूं ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ले रहा हूं बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, अब क्या करना है इसमें, मैं क्या करूंगा अभी, एक जो मैंने आपको एग्जांपल लिया ना कि ए डॉट ए क्रॉस बी करके दिखाऊंगा, और वो जीरो आना चाहिए, आपको पता है। ए डॉट डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं किसके साथ, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी खुद अपने आप में ए के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 90, और डॉट प्रोडक्ट ले रहा हो तो कॉस आएगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगी, यही मैं बता रहा हूं आपको उस समय से। तो ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के, मान लो ए वेक्टर 2i प्लस 3j, कुछ भी ले सकते हो, प्लस के, ठीक है। ये है ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के, और बी वेक्टर है आप ले सकते हो माइनस 3i प्लस 4j माइनस 4k, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। ये है बी वेक्टर, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k। तो आप कर सकते हो कैसे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपने कुछ किया होगा सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी पहले कर लो, ए क्रॉस बी, तब वो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे ए के साथ, ए क्रॉस बी करना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, याद है, आई जे के, ठीक है, 2 3 कॉफिशिएंट लिखते जाए, -3 4 -5, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आई लिखो, आई आपको पता होगा ये -15 -4, ठीक है, प्लस जे लिखिए, ठीक है, जे में ये वाली और ये वाली रो, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि -5 इंटू, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ये वाली और ये, तो ये हो जाएगा -3 इंटू दिस, ठीक है। ये प्लस लिया है मैंने, अगर माइनस लोगे तो ऐसे चलते हैं, मैं प्लस लेके चल रहा हूं, तो ये -3 -10, अदरवाइज आप माइनस लेके पढ़े होगे, तो उसमें हम लोग अलग से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया -3 इंटू -10, -3 इंटू +10 होगा ना, -3, अब माइनस तो खुद लगा हुआ है, माइनस खुद होता भी है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, -5 इंटू 10, -5 इंटू 2 -10, अब माइनस खुद लगती भी है यहाँ पे, तो +10 हो जाएगा, ठीक है। के कैप ये एंड ये, के कैप में तो ये हो जाएगा, के कैप में माइनस दिस और दिस, तो ये हो जाएगा क्या 2 3, ये तो ये हो जाएगा 4 to 8
और ये 339 -9 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 10, 8 + 9 हो जाएगा एक्चुअली, 8 और -3 × 3 9 -9 और +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा होता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 8 + 9 ये हो जाएगा कहानी। तो ये आ जाएगा -19i और ये हो जाएगा 7j प्लस ये हो जाएगा 17k। ये समझ में आया, a क्रॉस b की वैल्यू आई है, ये a क्रॉस b है, ठीक है। अब इसमें a डॉट करके दिखा दो, बस a डॉट, ये a क्रॉस b की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली। अब इसमें a डॉट करना है, तो इस जो वैल्यू निकाले हो इसमें a डॉट कर दो, ठीक है। तो ये देखो 2ia है प्लस 3j है प्लस k है, ठीक है। इसमें डॉट कर देना है किसका, a क्रॉस b जो आपने निकाला है, वही तो है फॉर्मूला में। तो -19i प्लस 7j प्लस 17k, ठीक है। ये मैं रद्द कर देता हूं यहां पे। तो ये -19i प्लस 7j प्लस 17k, ठीक है। तो यहां पे आप कर सकते हो i डॉट आई 1 होता है, पता होगा, तो 19 × 2 -38, ठीक है। और फिर j डॉट j करो, क्योंकि बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, j डॉट j 1 होगा 7 और 3 21, k डॉट k 1 हो जाएगा 17, ठीक है। तो देखो 20 30 7 1 8 38 -38 प्लस 38 क्या हो जाएगा 0। तो क्या है, a डॉट a क्रॉस b, a डॉट a क्रॉस b की वैल्यू ये निकाल के बैठे हो, तो क्या है 0, यही तो मैंने प्रूव किया है। b डॉट a क्रॉस b भी 0 आएगा, आप समझ सकते हो, ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे बेसिक आपको समझाना था क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की, आपने सुना होगा, बहुत सारी है। टॉर्क मैंने आपको बता दिया r क्रॉस f के फॉर्म में, और किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है, दो वेक्टर को पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री होगी ना उसके अंदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, और दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, साइन 0 0 हो जाएगी, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। जब a क्रॉस b 0 हो जाए तो वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। टॉर्क को डिफाइन यूज करने में कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में यूज कर लेते हैं, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वहां पे यूज कर लेते हैं। और एम्पियर्स लॉ में यूज हो जाती है, डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यूज होती है एम्पियर्स लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन के लिए। बट कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में आप उसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, वहां पे भी। तो एम्पियर वाली तो नहीं पढ़नी है अपने को, क्यू वी क्रॉस बी वाली भी नहीं पढ़नी है, टॉर्क पढ़ना है, टॉर्क, ठीक है। तो अभी आप देख लो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। और इसको अगर समझना है तो सिंपल वे से समझते हैं कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन किसका, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि ए क्रॉस बी पढ़ते आ रहे हो, तो ए क्रॉस बी में आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट किया दो वेक्टर का, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, देखिए ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन यही है कि ये जो भी है ये कुछ बता रहा है, ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन भी होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड तो है ये, a इंटू बी साइन थीटा एक साथ, a एक साथ, ऐसा लिख सकते हो, a इंटू बी साइन थीटा। ये मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि ये a है आपके पास, ठीक है, ये b है आपके पास, समझ में आ रहा है, ये a है ये b है। आप पैरेललोग्राम बना सकते हैं, शिफ्टिंग मैंने सिखाया है, शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली, ऐसे मैंने बहुत बार सिखाया, टाइम नहीं लगाएंगे अपना। तो ये हो जाएगा a हो गया b हो गया, और आप देखोगे तो ये भी b है, ठीक है, पैरेलल, ये a है, ये भी समझ सकते हो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, और आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, समझ में आ गया।
मैंने किया भी है, बी साइन थीटा। तो देखो बी साइन थीटा ये है बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस क्या है ए, और हाइट क्या है पैरेललोग्राम की, बी साइन थीटा। हाइट ये है। तो ये पैरेललोग्राम एक बनी हुई है जिसका बेस क्या है ए और उसकी हाइट क्या है बी साइन थीटा। तो देखो बेस ए, हाइट बी साइन थीटा, और ये आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड निकल के आती है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड निकल के आती है ए क्रॉस बी की, जो मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ही बना हुआ है, उसकी ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, और उसकी ए बेस है और बी साइन थीटा हाइट है, ये बी साइन थीटा हाइट है, तो ए इंटू बी साइन थीटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर के द्वारा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आप समझ सकते हो कि ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि ए बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। मैग्नीट्यूड जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक एरिया है पैरेललोग्राम का। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन जो होगी क्रॉस प्रोडक्ट की वो एक्चुअली इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर मिलेगी। आप जानते हो ए क्रॉस बी जो होती है खुद ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो एरिया हो गया, ए क्रॉस बी डायरेक्शन, तो एरिया जो है ना, वो एरिया आपने जो एरिया निकाला उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल, सीधी सी बात है, नॉर्मल, उसके नॉर्मल। मैंने बहुत बार बताया भी आपको एरिया के बारे में, याद होगा। तो एरिया जो होगी कि नॉर्मल जो है डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ऐसा आप कर सकते हो कुछ, कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मल कोई सरफेस से ले लो, ठीक है, और ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल, ठीक है। ये एरिया सरफेस है ना, इसके नॉर्मल, ये सरफेस है, एरिया इसके नॉर्मल, ठीक है। तो एरिया तो निकल गई, एरिया ये समझ में आ गया, एरिया पैरेललोग्राम जो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो कि ए बी साइन थीटा है। लेकिन डायरेक्शन क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन जो है वो एरिया के नॉर्मल, जो भी एरिया बना रहे हो उसके नॉर्मल, ठीक है। तो ये समझ चुके हो, अवे फ्रॉम द एरिया, अवे फ्रॉम द एरिया नॉर्मल होगी उसकी, ये आप समझ चुके हो। अब देखो मैं आपको कुछ और दिखाता हूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा। अगर मैं आप वैसे देखना चाहो ए क्रॉस बी डॉट सी, आपने डॉट कर दिया सी के साथ, तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो आपने देखा। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, बाकी आपने डायरेक्शन समझ लिया कि एरिया का परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आप देखोगे ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो कुछ ऐसा कर सकते हो, आप समझ रहे हो कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअली डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए को लिख सकते हो ना, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप प्लस सब में जोड़ दो, बी में भी वैसे लिख सकते हो, सी में भी लिख सकते हो। तो उसी का कंपोनेंट हम लिखते जा रहे हैं, बी एक्स बी वाई डिटर्मिनेंट फॉर्म में, बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, समझ में आएगा। ये ए क्रॉस बी डॉट सी है, ठीक है। और ये जो बनेगा ये एक्चुअली आप देखना चाहोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललो, ए क्रॉस बी डॉट सी जो है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वो क्या ए क्रॉस बी एरिया दे रहा था, ए क्रॉस बी डॉट से किया तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है। पैरेललोपिपेड समझना है तो पैरेललोपिपेड समझना है तो देखो ये ये बी ए बी, लेकिन अपने पास सी भी है, तो सी है तो सी को भी यहां पर ड्रॉ करें, ये सी, तीन वेक्टर अपने पास है। अब पैरेललोपिपेड बनाना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरेललोपिपेड बनाने के लिए आपको 3D बनाना है, तो 3D बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, एक मिनट, ठीक है। ये 3D बनाना है तो 3D में ए हो गया, ये बी का आपने एक प्लेन बनाया यहां पे, उसके बाद आपने यहां पे वर्टिकल ड्रॉ करने की कोशिश की, मतलब, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद आपने
ये एक पिपेट बना लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट का मतलब ये बन गया, ठीक है। तो ये एक वॉल्यूम बन चुकी है, आपने इसी 3 से आपने वॉल्यूम बना लिया, एक पैरेलल पिपेट बना लिया, ठीक है। तो ये चीजें है आपको, ये आप ऐसा बना सकते हो, ये नीचे आएगी यहाँ पे और कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट की मैंने बात कही है, और ये कुछ ऐसा ये बन चुका है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट। ये पैरेलल पिपेट है, इसकी वॉल्यूम A क्रॉस B डॉट C से आपको समझ में आ रही है। लेकिन आप किसी भी फॉर्म में, ये A यहां रखा है, B यहां रख लो, A वहां रख लो, C यहां रखा है, C यहां रख लो, B वहां रख लो, ये रोटेशन भी कर सकते हो। तो A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B जो डॉट C है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि A डॉट B क्रॉस C ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। यही इक्वल होगा B डॉट A क्रॉस C। रोटेशन कर सकते हैं ना, ए यहाँ है, यहाँ से यहाँ कर दो, इसको शिफ्ट यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये रोटेट कर सकते हैं। तो ये B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A भी लिख सकते हैं, या C डॉट A क्रॉस B भी कर सकते हैं। C डॉट A क्रॉस B हो गया, A क्रॉस B डॉट C, और C डॉट A क्रॉस B भी कर सकते हो, ये C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में रोटेट करके आप लिख सकते हो, C डॉट B क्रॉस C डॉट A क्रॉस B, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट A क्रॉस C, B डॉट A क्रॉस C, या B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, C क्रॉस A कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसको रोटेट करके लिख सकते हो, ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट। इस फॉर्म में लिखोगे, कोई का मतलब देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट ही निकल के आएगा, ये आपको समझना है। A क्रॉस B डॉट C निकालो, A B C के फॉर्म में मैंने बना दिया, पैरेलल वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट। A डॉट B क्रॉस C लिख सकते हैं, C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, C डॉट A क्रॉस B, या फिर आप लिख सकते हो B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम मतलब है, इक्वल इक्वल लगा सकते हो सबके सामने। आप समझ रहे, रोटेट कर लो, एंगल जो वेक्टर्स हैं उनको रोटेट कर लो, एक्सचेंज कर सकते हो, और रोटेशन में आप साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हो। ये है नॉर्मली ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, आप वेक्टर प्रोडक्ट का समझ सकते हैं कि ये है, और मैंने और भी इसमें फॉर्म में आपको बता दिया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट। अब आप टॉर्क के फॉर्म में समझ सकते हैं, तो टॉर्क में एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में टॉर्क में स्टार्ट करूंगा, टॉर्क, कपल, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों को कंप्लीट करेंगे तभी जाके हम लोग ट्रस स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रस, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ना। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखोगे तो हमारे पास और भी चीजें हैं, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन और लेवी-सिवाटा सिंबल। क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन हम डॉट प्रोडक्ट में यूज कर लेते हैं, लेवी-सिवाटा सिंबल जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है इनको यूज करने के बाद। ये ऑपरेटर है, डेल्टा फंक्शन आपने सुना होगा, डेल्टा आई जे आपने सुना होगा, बट आपको ये चीजें नहीं करनी है। हाँ जरूर मैं लाप्लास में थोड़ा डेल्टा फंक्शन की बात करूंगा जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा तो आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाती है यहाँ पे, है ना, वेक्टर में। तो वो डेल्टा फंक्शन है और लेवी-सिवाटा सिंबल है, तो वो चीजें हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधा नेक्स्ट क्लास में कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधा एंट्री करेंगे, न्यूटन के लॉ वगैरह समझना है, और इसी में फोर्स मोमेंट वगैरह समझना है, कपल समझेंगे, और उसके बाद न्यूटन का लॉ समझेंगे, उसके बाद यही लामीज वगैरह समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, इक्विलिब्रियम समझना अच्छे से, फिर हम लोग ट्रस में एंट्री करेंगे, ठीक है। ट्रस में दो मेथड आपको पता है, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट से हर क्वेश्चन कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन से जब बड़ी बड़ी ट्रसेस होती हैं बहुत भयानक, तो ऐसा होता है, कोशिश होती है मेथड ऑफ सेक्शन से कर सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन नहीं कर पाएंगे तो मेथड ऑफ जॉइंट पे जाके हम फाइनली कर ही लेते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट तो हो ही जाएगा, बट मेथड ऑफ सेक्शन भी हमको बहुत सारे बड़ी बड़ी ट्रसेस में कट कर सकते हैं, 3 मेंबर कट करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज 3 इक्वेशन अपने पास है इक्विलिब्रियम की, वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग को काइनेमेटिक्स वगैरह करनी है, रोटेशन करनी है, वर्चुअल वर्क करना है, वर्चुअल वर्क का भी यूज अपने आप में मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन उसका यूज कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे आगे चल के, बट अच्छे से ही करेंगे। ये जो है आपको मैं आमतौर पे क्या है कि कोचिंगों में नहीं बताई जाती है कुछ चीजें, मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, जो एग्जाम में आपको जरूरत है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टॉर्क वगैरह पढ़ना है, कपल वगैरह भी पढ़ना है। थैंक यू। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, और मैंने सिंप्लीफाइड करके आपको देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।